पूज्य ग्यालवांग द्रुक्पा रिम्पोचे जी जो आज यहाँ पर हम लोगों को स्नेह और आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट हैं। परम पावन तुलसे रिम्पोचे जी जो कि यहाँ पर आज उपस्थित हैं हम लोगों के बीच में, और उनका पूरा प्रेम और स्नेह हम लोगों के लिए है। यहाँ पर सभागार में मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य पूज्य रिम्पोचे जी, मंच पर विराजमान एडवोकेट ताशी ग्यालसान जो हमारे सीसी हैं लेह के, श्री जमयांग सेरिंग नमग्याल जी जो कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सभी काउंसलर और सभी अफसर साहिबान, आर्म फोर्सेस के यहाँ पर प्रतिष्ठित अफसर और जवान लोग, आईटीबीपी के सभी सदस्य, पूरे लद्दाख के हमारे प्यारे नागरिक भाई बहन और बच्चे, यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के लोग, मित्रों, सबसे पहले तो आज का बड़ा खुशी का दिन है, बर्थडे है हमारे परम पूज्य रिम्पोचे जी का, परम पावन रिम्पोचे जी का। इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि हम लोगों को इकट्ठे होने का, सद्भावना प्रकट करने का, इनको दीर्घायु कहने का, इनको हमेशा ये इसी तरीके से अच्छा काम करते रहें। बहुत खुशी है हमको, और हमको यह भी खुशी है कि मैं यहाँ पर 19 तारीख को आया था, शपथ ग्रहण किया था। उसके बाद आप जानते ही हैं कि बड़ा प्रोसीजर होता है, लेकिन फिर मैंने तुरंत बाद सबसे मिलना शुरू किया और मैं तकरीबन 300 लोगों से मिल चुका हूं। उसके बाद मैंने तय किया कि अब मुझे बाकी बाहर निकल के मिलना है। तो कितना अच्छा शुभ अवसर मिला, कितना अच्छा शुभ अवसर मिला कि आज हम अपने परम पावन परम पूज्य रिम्पोचे जी की बर्थडे पर यहाँ आया, आप सब लोगों से मिला, बड़ी खुशी है। मित्रों, आज मैं कोई रिटन स्पीच लेके नहीं आया हूं। आज मैं आप लोगों के सामने, चूंकि हमारा आपसे पहली मुलाकात है, लद्दाख के तमाम नागरिक यहाँ पर हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, सभी गणमान्य लोग हैं, तो आज मैं अपने दिल से बात करना चाहता हूं, जो कि हमको ये जो जिम्मेदारी मिली है उसके निर्वहन करने के लिए मैं क्या सोचता हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, मैं कैसे करना चाहता हूं। तो मैं 3 मुख्य बिंदुओं पर आज बात करूंगा। पहले तो मैं बात करूंगा जो हमारे परम पूज्य और परम पावन रिम्पोचे जी हैं, उन्होंने कितना क्या क्या लोगों के भलाई के लिए, जनता के वेलबींग के लिए, समाज के उत्थान के लिए कितना अच्छा काम किया है। और दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे यहां आने पर लोग पूछते हैं कैसा लगा, तमाम लोगों ने पूछा कैसा लगा, आप यहां पर आए कैसा लगा, तो मैं वह भी बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर आया कैसा लगा। और तीसरा, मेरा संकल्प क्या है, मेरा संकल्प क्या है, मैं क्या सोच के आया हूं, दिमाग में क्या है, जहन में क्या है, मैं क्या सोच रहा हूं, क्या करना चाहता हूं, हमको क्या प्रेरणा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो परम पूज्य और परम पावन हमारे महान विभूतियों ने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। मनुष्य योनि में पैदा होके हम लोग तो, जो ईश्वर ने, जो ऊपर वाले ने तमाम योनियां बनाई हैं, हमारा मनुष्य का सबसे ऊपर की योनि है। तो जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमको सभी के लिए, जितने जीव हैं, मनुष्य उसमें सबसे ऊपर का जीव है ना, तो सबके लिए हमने कुछ अच्छा काम करना है। और ये इन दोनों विभूतियों में मैं ये एग्जाम्पल, उदाहरण के तरह से देखता हूं
ये जो बड़ा कैंपस है देखिए, जहां पर हम बैठे हुए हैं, यहां स्कूल के बच्चे आए, इतने स्मार्ट, इतना अच्छा संगठन, इतना विकास, ये सब चीजें पॉसिबल इसलिए हो सकी हैं क्योंकि इनकी भावनाएं बड़ी ऊंची हैं, इनका संकल्प बड़ा ऊंचा है, इनके विचार ऊंचे हैं, और यह मानवता इनमें कूट कूट के भरी है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज मैं तो अपने को धन्य समझ गया कि आज मैं इस अवसर पर आया, हमको मौका मिला कि मैं ऐसी विभूतियों के बारे में कुछ सुनूं और आप लोगों को देखूं और आपकी सद्भावनाएं देखूं। यहां पर इसी मंच से हमारे दो बच्चों ने इन परम पावन और परम पूज्य परम पावन हमारे जो ईष्ट हैं उनके बारे में बताया, पूरी जानकारी आप लोगों को मिल गई। और सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि हमको आगे आने वाले दिनों में भी ये इनका स्नेह मिलता रहेगा, इनके हाथों से विकास आता रहेगा, इनके मुखबाणी से हमको शिक्षा आती रहेगी, और इनके कृत्यों से हमारे लद्दाख की उन्नति होती रहेगी। यह मैं ऐसा प्रार्थना करता हूं बुद्ध भगवान से। मेरा दूसरा पॉइंट है, लोग कहते हैं कि भाई यहां आप आए कैसा लगा। मैं लद्दाख लेह पहली बार आया। हमारी जितनी फौज में सर्विस 36 साल की थी, मैं 4 लड़ाइयों में हिस्सा लिया। 1962 वार में मैंने हिस्सा लिया था चीन के खिलाफ। 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ मैं सियालकोट सेक्टर में लड़ा था। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ मैं बांग्लादेश में, जो नया बांग्लादेश बना है, ईस्ट पाकिस्तान, वहां लड़ा था। जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स गई श्रीलंका 1987 में, मैं वहां पर उसका लीडिंग ब्रिगेड कमांडर था। मित्रों, मैं 1995 में रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद 4 साल बाद यहां पर पाकिस्तानियों ने हमारे साथ धोखा कर दिया और कारगिल हाइट्स पर आके बैठ गए। फिर आप ही लोगों ने आके बताया इंडियन आर्मी को, जो हमारे ऊपर लोग ग्रेजिंग करते हैं, बकरवाल हैं, कि भाई वहां तो पाकिस्तानी आ गए। तो जब ऐसा पता लगा तो इंडियन आर्मी ने लड़ाई शुरू की। मैं रिटायर हो गया था, मैं गांव में था अपने, लेकिन उस वक्त भी मैं बहुत फिट था, उतना ही फिट था फिजिकली और मेंटली जितना मैं रिटायर होने के टाइम पर। तो मुझे लगा कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, लड़ाई हो रही देश में, कारगिल में पाकिस्तानी आ गया है और मैं गांव में बैठा हूं। मैं गया दिल्ली, वहां पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे ब्रजेश मिश्रा जी, उनसे मैं मिला। उनको मैंने कहा कि मुझे कारगिल जाना है, लड़ाई में जाना है और आप हमको भेजो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ा होता है, तुम आके मेरे ऑफिस में मिल लिए और हमको कह रहे हो भेजो लड़ाई पर। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं लिख के लाया हूं। मैंने पॉकेट से अपना पेपर निकाला और कहा कि ये मेरा दस्तखत नहीं है, ये मेरे बीबी का भी दस्तखत है। वो कहती है कि हम कोई क्लेम नहीं करेंगे अगर मारा जाएगा देश के लिए, देश के युद्ध में देश के लिए मारा जाएगा, हमारा कोई क्लेम नहीं होगा। तो उन्होंने वो पेपर आर्मी चीफ को फॉरवर्ड कर दिया। फिर मैंने सोचा कि भाई ये तो बिजी आदमी है, पता नहीं क्या होगा। तो उस वक्त हमारे जो रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, मैं उनसे गया मिला और मैंने उनको यही बात करी। तो उन्होंने कहा भाई लिख के दो। तो मैं लेके गया था, मैंने उनको भी लिख के दिया और उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी को हमारा फॉरवर्ड कर दिया। तो मित्रों, हमको यह कसक रह गई कि मैं कारगिल में यहां आके लड़ नहीं पाया, लेकिन जो हमको रिप्लाई मिली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से हमारे वॉलंटियरिंग करने का, उसमें एक बात जो उन्होंने लिखी थी वो मुझे अब भी याद है। और मिलिट्री सेक्रेटरी ने लिखा था कि
आप इस बात का यकीन करो कि हम और हमारी आर्मी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी जब आप सर्विस कर रहे थे। और उन्होंने लिखा कि हम पाकिस्तानियों को यहां से खदेड़ के भगा के कारगिल से छोड़ेंगे, और वही हुआ। भारत के सैनिकों ने पूरा। तो मित्रों, हमसे कोई सवाल यह पूछता है कि आप यहां पर आए, कैसा लगा? तो मैं तो कहता हूं यार, मैं तो बहुत खुश हूं। हमारा तो एक इंग्लिश में कहते हैं ना, ड्रीम कम ट्रू, कि सपना देख रहा था और सही हो गया। तो ये जो हमारा यहां आने पर जो हमको फीलिंग हुई, वो मैं ही जानता हूं कितनी अच्छी है, और मेरी वाइफ जानती हैं, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा चलो भाई सेवा करते हैं। तो जब मैं आया तो डॉक्टरों ने कहा कि तुम बिस्तर में घुस जाओ, ये करो, फलाना एक्यूटाइजेशन। तो मैंने कहा नहीं, हम तो कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं अपना संकल्प लिख दूं। तो मैंने ऑफिस में अपना संकल्प लिखा है अपने कुर्सी के पीछे, और वह संकल्प मैंने सोच के, सूझबूझ से, दिलो दिमाग से, अच्छी भावना से और दृढ़ता से लिखा है। और मैंने लिखा है, आई कोट, आई एम हियर exclusively to serve the people of Ladakh. I am here to work for the well-being and development of the people of Ladakh. मित्रों, यह हमारा संकल्प है। और इसमें जो एक बहुत बड़ी बात होती है वो ये होती है कि आपका सहयोग। क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं, हम लद्दाख के उस आदमी तक के लिए कर रहे हैं जो आखिरी आदमी आखिरी पायदान पर कहीं एक कोने में बैठा है। हम उसके लिए कर रहे हैं। यहां से शुरू करके हमको वहां तक जाना है। और जो हमसे 250-300 लोग मिले इस दौरान में, हमारे ऑफिस में आके सबसे मिला, सब तबके सब लोग आए, बड़े अच्छे अच्छे सजेशन आए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आई। लेकिन मित्रों, मैं आपसे यह बहुत ही ह्यूमिलिटी से कहना चाहता हूं कि जितने लोग आए, जितने लोग हमसे बात किए, हर में हमको यह लगा कि सहयोग मिलेगा, मुझे सहयोग सबका मिलेगा। और उसी के हिसाब से मैं सोच रहा हूं कि हमें आगे बढ़ना है। चूंकि एक पुण्य दिवस है, हमारे परम पूज्य और परम पावन हमारे दो विभूतियों का आज बर्थडे है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो यहां पर सद्भावना मिल रही है, वही जितने लोगों से मैं अभी मिला हूं सबसे मिली है। और उसी क्रम में जो ही मैं आया तो मुझे पता लगा कि यहां के लोग बाहर जाते हैं। ये जो विंटर मंथ्स आते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कुछ लोग पढ़ने जाते हैं, कुछ लोग दवा के लिए जाते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं। वो सब बाहर स्टैंडर्ड हैं। कहां कोई दिल्ली में है, कोई चंडीगढ़ में है, कोई जम्मू में है, कोई श्रीनगर में है, कोई मनाली में है। तो मैंने क्या किया कि भाई, मैं तो यहां पर सबसे बुजुर्ग हूं, वैसे उम्र में भी मेरी 84 साल की 4 ईयर उम्र होने वाली है, अभी 2-4 महीने बाकी हैं। तो मैंने कहा कि मुझे तो कूदना पड़ेगा, मुझे तो इसमें कूद के काम करना पड़ेगा। फिर मैंने टेलीफोन करना शुरू किया, अपने अफसरों को बुलाया। मैंने कहा कि जो हमारा डीआरसी दिल्ली में है और जो लेजन ऑफिसर हमारे हैं, जम्मू में हो, चंडीगढ़ में हो, चाहे श्रीनगर में हो,
इनको सबको बोलो कि ये इकट्ठा करें नाम कि कौन कौन लोग कहां कहां पर हैं। मित्रों, तमाम लोगों से बात किया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से बात किया, एओसीएनसी से बात किया, ऐसा कोई आदमी उस सिलसिले में नहीं था जिससे मैंने खुद बात किया। हमारे अफसरों ने कहा कि सर मैं बात करता हूं। मैं कहा नहीं भाई, तू क्यों बात करेगा, ये तो काम मेरा है, मैं बात करूंगा, मैं ये करूंगा। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि फ्लाइट्स आने लगी हैं, लेकिन एक उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, या दो टेक्निकल प्रॉब्लम। एक तो वेदर, ये वहां पर सुबह लोग आ जाते हैं, चंडीगढ़ में आ गए, जम्मू में आ गए, श्रीनगर में आ गए, ऐसे जगह पर आ गए, लेकिन फिर यहां पर वेदर नहीं क्लियर होता है पहाड़ियों का, तो फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। तो एक प्रॉब्लम ये आ रही है। दूसरा, कारगिल में हमारा IL-76 वो बड़ा प्लेन है, वही आता है कारगिल में, और नहीं लैंड कर रहा है, नहीं लैंड कर पा रहा है। कल मैं रात को 10 बजे तक लगा रहा टेलीफोन पर। हमको 8 बजे पता लगा कि जो कल की प्लानिंग मैंने कराई थी CDS से बात करके, वो कैंसिल हो गई। तो मैंने कहा कैसे हो सकता है। कल रात को 9 बजे फिर इन लोगों से मैंने कहा कि कारगिल भी जाएगी फ्लाइट, लेह भी जाएगी, और जितने उसमें बच्चे आ रहे हैं सब आए। कल मुझे थोड़ा रूट भी होना पड़ा एयरफोर्स वालों पर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे लोग जो बाहर फंसे हुए हैं वो यहां पर आए, आराम से आए, इज्जत से आए, और सुविधा से आए, सहूलियत से आए। यह मेरा मिशन है, कर रहा हूं, और आपका सहयोग रहेगा तो मुझे सफलता मिलेगी। एक बात और मैंने यहां सुना, यहां पर ज्यादातर लोग, हम लोग हवाई जहाज से आते हैं, हवाई जहाज से आते हैं। मुझे ताज्जुब हो गया, मुझे बहुत कष्ट भी हुआ, मुझे दुख भी हुआ कि अरे किराया 30,000 रुपए। तो मैंने हमारे जो पर्यटन सिविल एविएशन उड्डयन मंत्री हैं, वो ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी हैं, मैंने आके पहले उनको रिंग किया। मैंने कहा देखो भाई, ये तो अत्याचार है। यहां से अगर आदमी दुबई जा रहा है तो 15,000 दे रहा है, दिल्ली से बेंगलोर जा रहा है तो 7,000 दे रहा है। हमारी फ्लाइट 1 घंटे 10 मिनट की, और तुम 30,000 रुपए ले रहे हो। तो उन्होंने कहा मिश्रा जी हम कुछ करेंगे। मैंने कहा मैं आ रहा हूं दिल्ली, और दिल्ली आके मैं मिलूंगा। ये मेरा कंसर्न नहीं है को कैसे करते हैं, लेकिन मैं इसके लिए युद्ध करूंगा, लड़ाई करूंगा कि भाई ये किराया कम हो, और उसी के साथ साथ अगर इनको फ्लाइट बढ़ानी है तो बढ़ा दें, जो भी है। मित्रों, एक बात मैं और बता रहा हूं, यहां पर हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भारत का है, दिल्ली में हमारे जो बड़े नेता बैठे हैं, उन्होंने भी हमसे कहा कि देखो डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट करना है, हर एक तबके का करना है, हर एक एरिया में करना है, और इसमें तुम लग जाओ। तो मैं उसी दृष्टि से चल रहा हूं। हमको काफी लोग मिले, बड़े अच्छे अच्छे सजेशन भी आए हैं। जैसे एक सजेशन आया कि भाई यहां पर इतने लोग फौज में जाते हैं, ITBP में कहां है, यहां सैनिक स्कूल नहीं है, सैनिक स्कूल है ही नहीं। और सैनिक स्कूल के ऐसे बच्चे हैं, आर्मी में तमाम चीफ हो गए हैं, आर्मी कमांडर हो गए हैं, IPS में हैं, IAS में हैं, सैनिक स्कूल के पास। तो यहां क्यों नहीं है भाई? 3 साल हो गया, UT का दर्जा मिले। तो एक बड़ा अच्छा सजेशन, मैं इस पर काम करूंगा। दूसरा, ये खेल कूद के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी, यह भी एक सजेशन है, वो भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे जो लोग बड़े तगड़े हैं, कितने अच्छे हमारे स्वस्थ लड़के हैं, बहादुर बच्चे हैं, हमारी बेटियां अच्छी हैं, तो
स्पोर्ट्स एकेडमी और सैनिक स्कूल दोनों के लिए, बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए, यह भी हमको सजेशन मिला। और एक सजेशन मिला कि ब्लड बैंक नहीं है, किसी को ब्लड की जरूरत है, तमाम लोग ब्लड देते हैं, उसको कैसे रखें। तो इसके बारे में जो सबसे अच्छा ब्लड बैंक है दिल्ली में वो रेड क्रॉस का है। तो रेड क्रॉस में मैं वहां पर नॉमिनेटेड मेंबर था रेड क्रॉस का ऑल इंडिया लेवल पर, तो मैं जानता हूं कि वो बहुत अच्छा मैनेज है। मैं कोशिश करूंगा कि उससे सहायता लेके एक अच्छा ब्लड बैंक भी यहां शुरू करें। ऐसे कई सजेशन आए। मित्रों, इंसान के लिए अगर हम डेवलपमेंट या खुशी की बात करें कि भाई कैसे देखभाल हो लोगों की, तो 11 चीजें सामने उठ के आती हैं। 11 तो वो क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और रोजगार। ये 11 चीजें हैं। तो मैं अपने सभी जितने लोग ऑफिसर हैं, डेवलपमेंट में हैं, बीआरओ है, सबसे कहूंगा कि इन बातों को ध्यान में रख के करें। और यह मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि मैं यहां पर उपराज्यपाल हूं, लेकिन मुझे आपके लिए काम करने के लिए मुझे लोगों को चाहिए, अफसर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो लोग काम करें। तो मैंने यह तय कर लिया है कि सब अफसरों को कहूंगा कि आप 6 चीजें अपने में रखें, 6 क्वालिटी अपने में करें। अगर 6 क्वालिटी नहीं है तो आप हमारे दुश्मन हो, 6 क्वालिटी है हमारे मित्र हो। तो 6 क्वालिटी क्या है? ट्रांसपेरेंसी, जो काम करें साफ साफ सामने नजर आए, ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी, काम करें जिम्मेवारी लें, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। प्रोबिटी माने ईमानदारी, यह नहीं कि पैसा आया तो यहां पॉकेट में इधर करो। हमने खुद तय कर लिया है, हम अपने एक एक पैसे का, हम एक खाना खाते हैं, पैसा देते हैं, वहां पर कुछ हमारे पर्सनल टूथपेस्ट लाता हूं, पैसा देता हूं। तो अकाउंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोबिटी। और चौथा, इक्वल डिस्पेंसेशन। जितने लोग हैं, जितने नागरिक हैं हमारे लद्दाख में, हमारे अफसरों के लिए, चाहे वो सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, कमिश्नर हो, कोई भी, सब बराबर हैं। यह नहीं कि किसी को यह दे दिया दूसरे को नहीं दिया। इक्वल डिस्पेंसेशन। 5वां, अपना खुद का ऑडिट करो, अपना खुद का ऑडिट करो कि मैं जो काम कर रहा हूं इसमें कहां कमी हो गई, कहां कमी हो रही है, क्या इसमें कुछ और करना है। सेल्फ ऑडिट करो। और छठा और लास्ट बात यह है कि खुद दिल से, दिमाग से, ईमानदारी से ऑडिट करो अपने को, और फिर अगर कहीं कमी है तो मिड कोर्स करेक्शन, आधे रास्ते में उसको ठीक करो। उसमें डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, झिझक नहीं होना चाहिए, सही करो ना। हो सकता है आपने प्लान कुछ किया, आपकी प्लान आगे चल के कुछ ये लगा कि यार इस प्लान में ये चीज छूट गई, उसको करो, उसको करके फिर इंश्योर करो डेवलपमेंट। तो इन्हीं भावनाओं से मैं यहां पर आया हूं, इन्हीं भावनाओं से मैं आपके बीच में आज खड़ा हूं, इन्हीं भावनाओं से मैं आपके संपर्क में रहूंगा, इन्हीं भावनाओं से मैं आपसे सहयोग लेता रहूंगा, इन्हीं भावनाओं से मैं आपसे मिलता रहूंगा। और आप लोगों के सहयोग से हम अपने लोगों के लिए, हमारे बुजुर्ग,
हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, इन सब के लिए कुछ हो सकेगा। और एक चीज और कहना चाहता हूं कि कोई भी समाज हो जहां पर बेटियां आगे नहीं बढ़ती हैं, समाज में बराबरी में नहीं आती हैं लड़कों की और आगे नहीं बढ़ती हैं, वो समाज भी रुक जाता है। इसलिए सबसे निवेदन है, जितने लोग आप लोग यहां बैठे हो, सबसे निवेदन है कि आप अपनी बेटियों को स्कूल जरूर भेजें, उनको अच्छा खाना दें, उनको एक्सरसाइज करने को बोलें, योगा प्राणायाम करने के लिए बोलें, पूजा करने के लिए बोलें और काबिलियत हासिल करें, वो आगे बढ़ें, आईएएस हो, आईपीएस हो, प्रोविंशियल सर्विस में आए, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, हमारी बेटियों के लिए जरूरी है। मैं एक बार फिर परम पूज्य ग्यालवांग द्रुक्पा रिम्पोचे जी और परम पावन तुकसे रिम्पोचे जी, इनको फिर इनके जन्म दिवस पर श्रद्धापूर्वक बधाई देता हूं और मैं आप लोगों से अपने विकास के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए, अपने इस लद्दाख के विकास के लिए सहयोग की कामना करता हूं। जय लद्दाख, जय भारत, जय हिंद।